सुप्रभात। मैं हिंदी प्राध्यापिका सुमन शर्मा आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ सुप्रसिद्ध गुजराती कवि उमा शंकर जोशी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत की व्याख्या लेकर। आपका जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ और निधन सन 1988 में हुआ। जोशी जी उन साहित्यिक व्यक्तित्वों में से हैं जिनका भारत की आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा। 20वीं सदी की गुजराती कविता एवं साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वरूप देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्हें परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। इन्होंने गुजराती कवि को प्रकृति से जोड़ा, आम जीवन के अनुभव से परिचित करवाया और नई शैली प्रदान की। कविता के साथ साथ ये आलोचना निबंध के क्षेत्र में भी अन्यतम माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशिथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा जोगी इनकी एक एकांकी है, सापरभारा, शहीद, शहीद इनकी कहानी का नाम है, श्रावणी मेणो, विसामो ये इनके उपन्यास है, ये गुजराती में रहेंगे, प्राक कांजनिया ये इनका निबंध है, गोष्ठी, स्वप्न प्रयाण जो कि इनके द्वारा संपादित है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब प्रस्तुत है पाठ की रूपरेखा छोटा मेरा खेत। प्रस्तुत कविता में सुप्रसिद्ध गुजराती कवि उमा शंकर जोशी ने खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। उन्होंने कविता और कृषि कर्म में समानता दर्शाते हुए कहा है कि कागज का पन्ना चौकोर खेत की तरह होता है। इसमें भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है जिससे शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और कविता की फसल तैयार होती है। यह कभी समाप्त ना होने वाली फसल है, अर्थात सहृदय लोग सदैव इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य का रस कभी भी खत्म नहीं होता। कवि उमा शंकर जोशी ने इस कविता में बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के समतुल्य बताया है, जिसका कि मैं आपको एक समरी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ पर कवि की तुलना एक किसान से की गई है। किस प्रकार? जैसे कि एक किसान अपने खेत में हल बहाकर उसको खेत को फसल बोने लायक बनाता है, बीज बोने लायक बनाता है। एक किसान कितनी मेहनत करता है, अंततः उसको अपनी मेहनत का परिणाम फसल के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक कवि भी अपने कागज़ के पन्ने पर विभिन्न प्रकार के विषयों पर रचनाएं लिखकर अंत में जो उसको एक परिणाम मिलता है कविता के रूप में, कृति के रूप में, रचना के रूप में, इस प्रकार कवि और किसान की तुलना की गई है, समानता बताई गई है। दूसरा है खेत और पन्ने की। खेत भी चौकोर होता है, पन्ना भी चौकोर होता है। जिस प्रकार एक किसान खेत में मेहनत करके उसमें फसल उगाता है, उसी प्रकार एक कवि भी कितनी मेहनत करके टॉपिक सोचता है किस पर मुझे लिखना है, ठीक है, एक एक शब्द करके, एक एक शब्द जोड़कर फिर उसको अंततः अपनी एक कविता प्राप्त होती है। तीसरा है अंधड़ को समतुल्य बताया गया है कवि की भावनाओं से। अंधड़ मतलब आंधी। जिस प्रकार आंधी आने के बाद वर्षा होती है और किसान को बीज बोने के लिए एक उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, उसी प्रकार कवि के मन में भी आंधी रूपी भावनाएं, विचार आते हैं। विचारों का एक तूफान आता है कवि के मन में। एक उदाहरण लीजिए, अगर मुझे कविता लिखनी हो तो सबसे पहले मैं बैठूंगी, सोचूंगी कि मुझे किस टॉपिक पर, किस विषय पर, किस उपविषय पर मुझे कविता लिखनी है। मेरे मन में तरह तरह के विचार आएंगे, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, ठीक है। मैं मन में उसकी एक रूपरेखा भी बनाऊंगी, कहाँ से शुरू करूंगी, कहाँ से अंत करूंगी। मैं शब्द भी सोचूंगी क्या होगा, तो मेरे अंदर विचारों की एक आंधी आएगी। उस आंधी के थमने के बाद
हाँ अब विचार कम होने लगे हैं, जब बंद हो जाएंगे तब मैं एक विषय सोचकर मैं सेलेक्ट कर लूँगी, चुनाव कर लूँगी मैं उसका, और फिर मैं उस विषय पर लिखूँगी। तो जिस प्रकार आंधी आने के बाद उपयुक्त वातावरण बन जाता है खेती के लिए, उसी प्रकार जब कवि के मन में विचारों रूपी आंधी आती है तो उसके थमने के बाद कवि बिल्कुल लिखने के लिए तैयार है। यस, अब मैं लिखता हूँ, मुझे अपना टॉपिक मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है बीज की तुलना की गई है समय से। एक किसान को जिस तरह की फसल चाहिए, उसको गेहूँ चाहिए तो वो गेहूँ का बीज बोएगा, अगर उसको ज्वार चाहिए तो वो ज्वार बोएगा, अगर उसको धान चाहिए तो उस हिसाब से धान का बीज बोएगा, बीज या पियोत जो भी होती है। ठीक है, या अगर उसको तिलहन चाहिए, दाल चाहिए, या जो भी उसको बोना है उसके हिसाब से वो अपने बीज का चुनाव करता है। तो बीज का चुनाव करके फिर उसको ज़मीन में बोएगा। उसी प्रकार कवि भी अपना बहुत सारा समय उसके अंदर बोता है। ठीक है, कोई कोई एक ऐसा समय आता है जब वो उस पर लिखना काम करना शुरू कर देता है उस कविता पे। पहले तो उसने टॉपिक सोचा था, ठीक है, बहुत सारा समय लगा के तो समय रूपी बीज को बोया जाता है। और उसका क्या परिणाम होता है, अगर हम किसान की तरफ से बात करें तो बीज को जब हम बोते हैं तो आउटपुट के रूप में, एक परिणाम नतीजे के रूप में किसान को एक फसल मिलती है, अपनी फसल प्राप्त होती है। उसी प्रकार एक कवि ने भी, ठीक है, अपना समय लगाया, शब्द रूपी बीज बोए उसके अंदर से अपनी समय रूपी बीज उसके अंदर बोया और उसको शब्दों और कविता के रूप में एक परिणाम मिला कविता का। ठीक है, नेक्स्ट है कवि कर्म की तुलना किसान कर्म। कर्म मतलब काम। ठीक है, तो यहाँ पर कवि के कर्म की तुलना किसान कर्म से की गई है। ये इधर उधर हो गया है, ये किसान कर्म किसान वाली तरफ आना चाहिए था, कवि कर्म इस तरफ आना चाहिए था। चलिए हमें समझ में आ गई ये बात, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है फसल। फसल की तुलना की गई है कविता से, जिसका मैं अभी बार बार आपके सामने इसका बारे में बात कर चुकी हूँ। किसान को अपनी मेहनत का परिणाम फसल के रूप में मिलता है और कवि को अपनी मेहनत का परिणाम एक कविता, एक रचना, एक काव्य के रूप में मिलता है। कलम और हल, ये दोबारा से फिर इधर उधर हो गया। कलम की तुलना की गई है हल से। हल क्या करता है, जमीन को एक बराबर करता है, उसको बीज बोने लायक बनाता है। ठीक है, नई फसल के लिए बिल्कुल उसको उपयुक्त मिट्टी उसके अंदर तैयार करता है। उसी प्रकार कलम भी एक उसको लिखने के लिए, कविता को लिखने के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, कलम के बगैर कविता लिखना संभव नहीं। उसी प्रकार हल के बगैर जब तक उस ज़मीन को अच्छे से बराबर नहीं किया जाएगा, उसको बीज बोने लायक नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये सब व्यर्थ हैं। अगला है खाद और कल्पना। जो कवि है वो उसने एक विषय सोच लिया, फिर उसने उसमें अपनी कल्पना का समावेश करता है। अपनी कल्पना, अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करके वो तरह तरह के नित नए नए टॉपिक सोचता है। अपनी कल्पना का प्रयोग करके वो हर एक उस विषय पर भी लिख सकता है जिस पर कोई सोच भी नहीं सकता। जैसा कहा भी गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, तो वो अपनी कल्पना के द्वारा विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखता है। उसी प्रकार ये भी किसान जो है बीज बोने के बाद उसमें तरह तरह की खाद डालता है। जिस तरह का उसकी फसल है, उस तरह का बीज है, जिस तरह की उसको खाद चाहिए, उसी हर बार एक तरह की खाद नहीं डाली जाती है। ठीक है, उसी प्रकार कभी भी हर बार जब भी लिखने बैठे एक ही टॉपिक पर नहीं लिखता, उसके पास बहुत सारे नए नए टॉपिक होते हैं, उसको सोचने पड़ते हैं। उसी प्रकार किसान भी तरह तरह की खाद डालकर, ठीक है, अपनी फसल को, अपने बीज को तैयार करता है कि अब वो ताकि परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, उसके अंदर से अंकुर फूटने लगे। ठीक है, फिर है अंकुर और शब्द। जिस प्रकार अब बीज उपयुक्त वातावरण मिलकर, जैसे गर्मी मिल गई उसको, धूप मिल गई, पानी मिल गया, मिट्टी में से पोषक तत्व उसने ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, और किसान भी बहुत मेहनत करता है, खाद है, सब कुछ एब्जॉर्व करने के बाद, अवशोषित करने के बाद उस बीज में से एक अंकुर फूटता है। इनकी फिर किसान खुश हो जाता है कि हाँ चलो मेरा बीज बढ़ने लगा है, छोटा है तो अब फिर बड़ा भी होगा, यानी कि फसल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बीज खराब है तो वो बाहर ही नहीं निकलेगा, उसका अंकुर ही नहीं फूटेगा। ठीक है, तो अंकुर फूटने का मतलब है, तो किसान को लगने लगता है कि हाँ यस, जो मैंने अभी तक मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं अब रंग लाने लगी है। ठीक है, उसका परिणाम आने वाला है, आने लगा है अभी। ठीक है, ऐसे ही
कवि जो क्या करता है, अपने विचारों को जब लिखता है, सबसे पहले कोई ना कोई वर्ण लिखता होगा। समझ लो उसने लिखना है छोटा मेरा खेत ही लिखना है, समझ लो यही लिखना है, तो छ डालेगा, ओ टा, ऐसे एक एक शब्द, फिर छोटा मेरा खेत, फिर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चौथी पंक्ति, ऐसे कर करके एक पहरा, दो पहरे। तो वो शब्द, उसके जो विचार हैं, अब वो शब्दों का रूप लेने लगे हैं। ठीक है, विचार तो हवा में ही घूमते रहते हैं, मस्तिष्क में ही है। हम कवि के मन में जो विचार है उनको कैसे पढ़ पाएंगे जब तक वो उसको लिखेगा नहीं। ठीक है, तो अपने विचारों को जब वो लिखने लगता है शब्दों के रूप में, तो तब कवि को लगने लगता है हाँ शब्द आने लगे हैं, पहरे बनने लगे हैं, एक एक पहरा करके फिर बहुत सारे पहरे होकर फिर फाइनली उसको एक वो टाइटल दे देगा बाद में। ठीक है, तो वो बाद में एक कृति बन जाएगी। अभी हम फसल की बात नहीं कर रहे, अभी हम पूरी कविता की बात नहीं कर रहे, उसमें से अंकुर फूटा, यानी कि जो पेज के ऊपर कुछ शब्द चमकने लगे हैं अब। ठीक है, तो वो है अंकुर की तरह। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको समराइज सा कर दिया है आपकी कविताओं को, ताकि आप आगे आपको समझने में आसानी रहे। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चराइजेशन, थोड़े से मैंने चित्रों का समावेश किया है, ये आपको थोड़ा सा समझने में सहायता करेंगे। देखिए ये जो खेत है ये कैसे चौकोना है, यहाँ पर फसल उगी हुई है, ये वो परिणाम की बात हम जिसकी कर रहे हैं वो है। यहाँ पर एक कागज़ है जो चौकोर है, उसके ऊपर कलम रूपी हल चलाया जा रहा है, और इधर भी एक किसान। ठीक है, किसान के लिए तो हल ही उसकी कलम है, और कवि के लिए उसकी कलम ही हल है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक एक शब्द अभी लिखेगा कवि। ठीक है, शब्द लिखकर फिर उसको कविता मिल जाएगी। यहाँ पे हल बहा रहा है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी ये प्योद दिख रही हैं, यानी कि ये दिखने लगा है कि हाँ अब इसमें कुछ ना कुछ ये फसल का ये रूप धारण कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे किसान कितनी मेहनत करता है। ठीक है, बाद में उस फसल को काट के कितना खुश होता है। ठीक है, ये सब मैंने पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की है ताकि आपको व्याख्या समझने में आसानी रहे। तो चलिए अब करते हैं कविता की व्याख्या। पहला पहरा है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एज ए सार के रूप में, एक समरी के रूप में, सारांश के रूप में, तो आपको अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इसको समझने के लिए। ठीक है, छोटा मेरा खेत चौकोना, यहाँ पर हम कवि कर्म और किसान कर्म को साथ साथ लेकर चलेंगे। एक तरफ हम कवि की बात भी करेंगे, एक तरफ हम किसान की बात भी करेंगे। अब खेत की बात आई है तो यहाँ पर हम उसकी समतुल्यता, खेत की बात की है तो हम उसकी समतुल्यता पन्ने से भी करेंगे। ठीक है, अंधड़ की बात करेंगे तो हम आंधी की भी बात करेंगे, और हम विचारों रूपी आंधी की भी बात करेंगे। ठीक है, बीज की बात करेंगे तो यहाँ पर हम समय की बात भी करेंगे, और जो किसान जो बीज बोता है हम उसकी बात भी करेंगे। कागज़ की बात कर रहे हैं, चौकोर है तो हम चौकोर खेत की बात भी करेंगे और चौकोर पन्ने की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ के साथ लेकर चलेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में है ये, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले इसके आप शब्द अर्थ अब आप नोट कर सकते हैं। आप अपनी किताब साथ में लेकर बैठे, पेंसिल लेकर बैठे। छोटा मेरा खेत चौकोना, चौकोना चार कोनों वाला, चौकोर कह सकते हो जिसको स्क्वायर आप कह सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, शब्दार्थ। कागज़ का एक पन्ना, पन्ना सभी को पता है पेज है, पृष्ठ है। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ मतलब आंधी का तेज झोंका, क्षण का बीज वहां बोया गया। तो चलिए करते हैं पहरे की व्याख्या। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कवि उमा शंकर जोशी जी कहते हैं कि मेरा यह कागज़ का एक पन्ना मेरे लिए चौकोने छोटे खेत की तरह है, जिसमें मैं कवि कर्म करते हुए क्षण को बोता हूँ। कवि यहाँ किसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करता है। किसान के कृषि कार्य की भांति ही कृति या कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए वह क्षण रूपी बीज अपने कागजी खेत में बोने की बात कहता है। वास्तव में कविता या साहित्य मन के भावों की ही उपज है। कवि कहता है कि कोई अंधड़ कहीं से आया, वास्तव में यह अंधड़ भावनाओं का अंधड़ है, विचारों की आंधी है, जो कविता के सृजन से पूर्व, कविता के रचने से पहले कवि के मन में उठता है, और जिनसे प्रेरित होकर वह काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। यह एक सामान्य सा अनुभव है कि खेती के अधिकतर कार्य वर्षा पर आधारित हैं, जो अंधड़ के बाद ही होती है और कृषि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है।
वैसा ही कुछ कवि के साथ भी घटित होता है। भावनाओं की प्रबलता अंधड़ के रूप में कवि के दिलो दिमाग में आई और उसने कवि को काव्य रचना का उपयुक्त वातावरण प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उसने अपने कागज के खेत में क्षण की रोपाई की। रोपना मतलब बोना। क्षण के बीज बोना कृति के अर्थ में उस अनुभव को अंकित करना है जो किसी विशेष समय में कवि के मन मस्तिष्क में विचारों के रूप में आते हैं। तो बच्चों चलिए दोबारा से पहले अवतरण की व्याख्या सरल शब्दों में करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे पास जो एक कागज़ का पन्ना है वो छोटा सा खेत है, वो पन्ना मेरे लिए एक छोटे से चौकोर खेत की तरह ही है। जिस प्रकार एक किसान चौकोर खेत में हल चलाता है, उसमें बीज बोता है, उसमें फसल पैदा करता है, फसल उपजाता है, उसी प्रकार मेरे लिए ये कागज़ भी मेरे लिए एक चौकोर खेत की तरह ही है। कोई अंधड़ कहीं से आया। जिस प्रकार एक आंधी और तूफान आकर थम जाता है और उसके बाद वर्षा आती है, और वर्षा के आने के बाद, वर्षा के थमने के बाद जो वो खेत है उसमें वो बीज बोने के लिए बिल्कुल उपयुक्त उसकी मिट्टी बन जाती है, बिल्कुल सही वो उसके लिए वातावरण बन जाता है। उसी प्रकार जब कवि के मन में विचारों रूपी, भावनाओं रूपी आंधी आती है, तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के विषय आते हैं कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं, किस विषय पर लिखूं, कौन सी भाषा में लिखूं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूं। तो तरह तरह के विचारों की आंधी कवि के मन में आती है, और वो आंधी थमने के बाद फिर उसको फाइनली अंततः एक टॉपिक उसको मिल जाता है जिस पर वो बात कर सके, जिस पर वो लिख सके। कोई अंधड़ कहीं से आया। आंधी के रुकने के बाद, चाहे वो विचारों रूपी आंधी हो, चाहे वो जो वातावरणीय जो आंधी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसान की तरफ से बात करेंगे तो आंधी तूफान की बात कर रहे हैं, और इधर कवि की तरफ से बात करेंगे तो विचारों रूपी आंधी की बात करेंगे। तो आंधी के थमने के बाद एक उपयुक्त वातावरण बन जाता है। किसान की बात करें तो खेती की करने के लिए, कवि की बात करें तो अब वो बिल्कुल लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके दिमाग में आ चुका है कि मुझे क्या लिखना है, किस विषय पर लिखना है। क्षण का बीज वहाँ बोया गया। क्षण रूपी बीज वहाँ बोया गया। क्षण मतलब समय, ठीक है। वो वहाँ पर बीज बोता है, और यहाँ पर भी कवि समय लगाकर एक वो समय है, एक वो घड़ी है जिसमें वो कविता लिखी गई है, तो उसको वो बोता है, अपना समय लगाता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करेंगे जिसे शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। तो कागज़ के पन्ने तथा खेत में समानता एवं गुण साम्य दिखाने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कागज़ रूपी खेत, रूपक अलंकार, ठीक है। आंधी यहाँ पर विचारों रूपी आंधी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार। क्षण का बीज, क्षण रूपी बीज, तो यहाँ पर भी रहेगा रूपक अलंकार। तो आपको पूरी ही कविता में रूपक अलंकार दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर समतुल्यता दिखाई गई है। तो आपको पूरी ही कविता में 3 पैरे हैं, इसमें 3 अवतरण हैं, 3 पद्यांश है, तीनों में ही आपको रूपक अलंकार की छटा दिखाई देगी, ठीक है। अब पहला था। दूसरा है, एक तो हो गया रूपक अलंकार, एक है यहाँ पर सार्थक बिंब योजना है। कैसे? बिंब, यहाँ पर आप दृश्य बिंब कह सकते हो। जब हमने बात की कवि की, जब हमने बात की किसान की, हल की, हमने बात की आंधी की, जब हमने बात की फसल की, तो हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा आ गया होगा, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे दृश्य बिंब विद्यमान है। पूरे अवतरण में दृश्य बिंब विद्यमान है, या आप इसको चित्रात्मक शैली भी लिख सकते हैं। वही चित्रात्मक, चित्र वाली आपकी आंखों के सामने एक चित्र सा आ गया, तो यहाँ पर भी चित्रात्मक शैली रहेगी, ठीक है। रूपक अलंकार, बिंब योजना, या आप इसको चित्रात्मक शैली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भाषा सरल, सहज, प्रवाहयुक्त किंतु विचार प्रधान है। इसका जो मतलब है वो गहरा है। देखने में लग रहा है किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन कवि की बात कर रहे हैं। देखने में लग रहा है हम फसल की बात कर रहे हैं यहाँ पर कविता में, लेकिन बात हो रही है काव्य की, कविता की, ठीक है, रचना की, ठीक है जी। तो भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी है, रूपक अलंकार है, सार्थक, बिंब योजना बन पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर रहेगा अंतः अनुप्रास, जैसे चौकोना, पन्ना, न अंत में न की आवृत्ति हो रही है, तो अंतः अनुप्रास। आया, गया, बोया, या है, तो य की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर रहेगा अंतः अनुप्रास। तो चलिए चलते हैं दूसरे अवतरण की तरफ।
कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जैसे कि मैंने पहले बात की थी, कल्पना रूपी खाद, ठीक है। कवि अपनी उसने भी एक विषय सोच लिया, उसमें अपनी कल्पना का समावेश भी करेगा, ठीक है। अब कवि ने बीज बो दिया, वहीं तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता, उसको देखना पड़ेगा उसकी फसल किस तरीके की है, उसको किस तरह की फसल चाहिए, उसको किस तरह की खाद चाहिए, ठीक है, उसको किस तरह के पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है। वो सब वो देखेगा, फसल के हिसाब से देखेगा, ठीक है। किस तरह की, हर एक में गोबर खाद नहीं जल सकती है, अलग अलग तरह की खाद मिलती है उसके हिसाब से। तो ऐसे ही कवि भी अलग अलग विषयों, जैसे उसकी कविता है उसके अनुसार उसमें कल्पना को भी डालेगा, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, एक किसान को भी, एक कवि को भी। कवि डालेगा कल्पना को, और कल्पना का मिश्रण करेगा, उसमें संयोजन करेगा, और उधर से कवि भी उसके अंदर तरह तरह की खाद, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। और खाद भी ये नहीं कि भर भर के डाल दिया, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। ऐसे ही कल्पना ये नहीं कि सिर्फ कल्पनाओं में ही भटकता रहे, अपने मूल टॉपिक से ही, मूल विषय से ही भटक जाए। जितनी उसमें गुंजाइश है कल्पना की, उतना उसमें उसका समावेश करता है। और फिर बात करेंगे शब्द रूपी अंकुर की बात करेंगे। तो ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जब कवि लिखना शुरू करता है तो पहले तो विचार उसके सिर्फ दिमाग में ही थे, अब जब उसने लिखना शुरू किया तो एक एक शब्द करके बहुत सारे उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, बहुत सारे शब्द दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही जब बीज उपयुक्त वातावरण या मिलने के बाद, या खाद को चूसने के बाद, अवशोषित करने के बाद, ठीक है, उसको पूरा उपयुक्त वातावरण मिल चुका है उसको मिट्टी से बाहर निकलने का, तो ऐसे ही तो बीज में से फिर अंकुर फूटने लगते हैं। नए पत्ते रूपी कृति, नए नए पत्ते आने लगते हैं, नई नई रचनाएं होने लगती हैं, बहुत सारे पहरे दिखने लगते हैं, कितने सारे लिखे जा चुके हैं। नए नए पत्ते, नए नए कोमल कोमल से पत्ते, नए नए से, कभी भी नए नए शब्दों का इस्तेमाल करता है, कभी पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करता है, कभी अलंकारों का प्रयोग करता है, ठीक है। वो सब उस पेज पर, पन्ने पर वो नए 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 शब्द दिखने लगते हैं, ठीक है। कृति लगने लगता है कि हाँ अभी परिणाम की तरफ है, एक कविता की तरफ ये अग्रसर है, ठीक है। अब नए नए पत्ते दिखने लगते हैं, अंकुर फूटने लगते हैं, तो किसान भी खुश हो जाता है कि चलो मेरी मेहनत रंग ला रही है, धीरे धीरे ये बड़ी भी होगी, ठीक है, फसल के रूप में, ठीक है। और फाइनली एक कवि को एक अपनी मेहनत के परिणाम के रूप में एक कविता, एक काव्य, एक रचना, एक कृति प्राप्त होती है, और एक किसान को अपनी मेहनत के परिणाम के रूप में अंततः फाइनली परिणामतः फसल प्राप्त होती है, ठीक है। उसकी मेहनत का परिणाम है फसल। तो कल्पना के रसायनों को पी, पहले इसके शब्दार्थ करते हैं। रसायन यानी कि खाद, ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ। निःशेष मतलब पूरी तरह, समग्र, समग्र मतलब सारा, पूरी तरह, निःशेष। पल्लव पुष्प का मतलब है कोमल पत्ते एवं फूल, ठीक है। पल्लव मतलब कोमल कोमल पत्ते, नए नए पत्ते, पुष्प मतलब फूल। नमित हुआ, नमन करना मतलब झुकना, तो नमित हुआ मतलब झुका हुआ। विशेष मतलब खास तौर पर, ठीक है। आप इनको नोट कर सकते हैं, साथ के साथ आप पेंसिल किताब रखिए अपने पास, अपने पाठ्य पुस्तिका। अब देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि वह अपने कागजी खेत में मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया गया, वह कालांतर में यानी कि बाद में कल्पना के रसायनों को अवशोषित करके पूरी तरह गल गया और शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ कवि खेती के अंकुरण की प्रक्रिया के रूपक के सहारे अपनी रचना धर्मिता में भावों के शब्द का रूप ग्रहण करने की बात कर रहा है। जिस प्रकार खेत में बीज बोया गया, बीज मिट्टी में उपस्थित रासायनिक तत्वों, खाद, पानी आदि को अवशोषित करके गल जाता है और अंकुर के रूप में मिट्टी से बाहर आता है, वैसे ही कवि के मनोभाव काव्य शब्दों के अंकुर के रूप में कागज पर अंकित हो गए। कवि आगे इन शब्द रूपी अंकुरों के पल्लव और पुष्पों से युक्त हो जाने की बात कहता है। जिस प्रकार अंकुर खेत में विकसित होते हुए पूरे खेत को अपने पत्तों और फूलों से भरकर विस्तृत फसल का रूप दे देते हैं, वैसे ही कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर कृति का रूप धारण कर लेते हैं। वस्तुतः कृषि में फसल का पुष्प और पल्लवों से युक्त होना साहित्य सृजन या कवि कर्म की दृष्टि से कृति का रूप ग्रहण करना है। कृति में ही विभिन्न
आस्वादों की रचनाएं संभव होती हैं। तो आइए एक बार फिर से इसी अवतरण की सरल शब्दों में व्याख्या करते हैं। कल्पना के रसायनों को पी, कल्पना रूपी रसायन, ठीक है, रूपक अलंकार रहेगा एक तो यहाँ पर। किसान ने डाली खाद और कवि ने किस चीज़ का मिश्रण किया, कल्पना का, ठीक है। तो कल्पना रूपी खाद को पी के, किसने पिया है उसको खाद को, जो बीज बोया गया, ठीक है। और उसने क्या बोया था, वो समय क्षण को बोया था कवि ने, ठीक है। तो कविता और कल्पना रूपी रसायन को पीकर अवशोषित करके बीज गल गया निःशेष, वो विचार जो वो आ रहे थे वो पूरी तरह से गल गए हैं। निःशेष मतलब समग्र रूप से, पूरी तरह से वो बीज पूरी तरह से गल गया, वो विचार, कवि का विचार पूरी तरह से गल गया, ठीक है। शब्द के अंकुर फूटे, अब वो गलने के बाद अब वो पूरा तरह से बाहर निकलने को तैयार है, वो बीज अंकुर के रूप में। उसी प्रकार शब्द के अंकुर फूटे, शब्द रूपी अंकुर फूटे, कहाँ पर, कवि के पन्ने पर। और अंकुर कहाँ फूटे, किसान के खेत में जो उसने बीज बोए थे, ठीक है। तो शब्द रूपी अंकुर फूटने लगे, दिखने लगा कि हाँ मेहनत पर रंग ला रही है, परिणाम की ओर है। तो पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, पल्लव पुष्प, पल्लव पुष्प मतलब कोमल पत्ते एवं फूल रूपी शब्द विचार, ठीक है। अब वहाँ पर जिस प्रकार खेत में नए नए पत्ते और फूल दिखने लगे हैं, उसी प्रकार एक कवि के पन्ने पर नए नए शब्द, नए नए विचार, नई नई पंक्तियाँ वो दिखने लगी हैं, वो वहाँ पर अंकुर का प्रतीक है, ठीक है। और नमित हुआ विशेष, विशेष मतलब उसके लिए वो जो किसान के लिए उस समय वो खेत विशेष है, खास है, उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। उसी प्रकार जो कवि जिस पन्ने पर वो कविता लिख रहा है उसके लिए कोई वो आम पन्ना नहीं है, वो अब उसकी कविता का एक बैकग्राउंड है, उसके लिए वो वो आम पन्ना नहीं है कि फाड़ा और फेंक दिया, वो उसके लिए बहुत ही खास है। उसी से वो सुप्रसिद्ध होने वाला है। उस पन्ने के ऊपर रचना लिखने के बाद वो कितना प्रसिद्ध हो जाएगा, उसकी कविता कहीं ना कहीं छप जाएगी, ठीक है। तो पन्ना उसके लिए कोई सामान्य नहीं है, विशेष है। तो यहाँ पर खेत और पन्ने दोनों को विशेष कहा गया है, ठीक है। नमित हुआ विशेष, झुक गया, ठीक है, वो यानी कि पूरी तरह से भर गया, पूरी तरह से वो खेत नए नए पुष्पों से, नए नए पत्तों से, नए नए अंकुर से पूरी तरह से भर गया है। उसी प्रकार जो कवि है उसके जो पन्ने पर तरह तरह की पंक्तियाँ, तरह तरह के अवतरण दिखने लगे हैं, ठीक है। एक बार इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। कल्पना के रसायनों, कल्पना रूपी रसायन में रूपक अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। कविता की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं विचार प्रधान है। आप विचार प्रधान शैली भी कह सकते हैं। उसके अलावा बीज गल गया, गल गया, ग वर्ण की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर रहेगा अनुप्रास अलंकार, और पल्लव पुष्पों प की वजह से यहाँ पर रहेगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, विचार प्रधान शैली, भाषा सरल सहज प्रवाह में है, और रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। उसके अलावा आप चित्रात्मक शैली भी कह सकते हैं या दृश्य बिंब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं तीसरे अवतरण की व्याख्या की ओर। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहाँ पर पहले हम इसके करेंगे शब्दार्थ। रस मतलब साहित्य का आनंद, आपने 10वीं कक्षा में भी किया होगा। रस मतलब आनंद, एक साहित्य को पढ़ने, सुनने और देखने के बाद श्रोता पाठक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, पाठक के मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। तो रस है वो मज़ा, ठीक है, जो आपको मज़ा आ रहा है। एक किसान को अपनी फसल को देखकर इतना आनंद आता है, और एक कवि को, दूसरी तरफ बात करें तो एक कवि को अपनी जो कृति वो बन चुकी है, जो उसने वो कविता रच डाली है, ठीक है, उसको देखकर जो आनंद मिलता है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अलौकिक मतलब दिव्य, अद्भुत। अमृत धाराएं मतलब जीवन दायिनी धाराएं। अमृत क्या होता है, जिससे कोई भी पी ले तो मरता नहीं है, अमर हो जाते हैं। इंसान तो नहीं, खैर देवताओं की बात करते हैं। तो अमृत धाराएं जीवन दायिनी, जीवन, एक किसान अपनी फसल को देखकर
उसके अंदर नया, ऐसा लगता है कि वो दोबारा से जी गया हो, एक नया जीवन उसको मिल गया हो। ठीक है, उसी प्रकार एक कवि को भी ऐसा लगा अभी मैं तो बस जी गया। ठीक है, अनंतता मतलब अनंत, अंत होता है जिसका अंत हो सके, और अनंत मतलब जिसका कभी भी अंत ना हो। तो अनंतता हो, अनंतता हो गया सदा सदा के लिए, जो कभी भी खत्म ना हो, जिसका कभी भी अंत ना हो। ज़रा मतलब थोड़ा, अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, क्षय मतलब जिसका कभी भी जो टूट ना सके, खत्म ना हो सके। तो अक्षय जिसको कभी क्षय ना हो, डेप्रिसिएशन, ह्रास ना हो जिस चीज़ का, उसको कहते हैं अक्षय, अर्थात नष्ट ना होने वाला। पात्र मतलब बर्तन। ठीक है, तो अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। कवि यहाँ अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए कहता है कि कल्पना के रसायनों से पोषित, जैसे कि हम पिछले पैरे में कह चुके हैं, कल्पना रूपी रसायन को पाकर, चूस कर, अवशोषित करके, पोषित उससे पीकर, पोषित होता है, उसका पालन पोषण होता है कि बीज का, पुष्पित होता है, उस पर फिर अंकुर फूटते हैं, फल लगने लगते हैं, और पल्लवित होते हैं। पल्लवित मतलब नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो उसकी कृति रूपी फसल में कविता रूपी फल लगने लगे हैं। तो कविता रूपी फल और कृति, कविता रूपी फल और कृति रूपी फसल की विशिष्टता बताते हुए कवि कहता है कि कृति रूपी फसल में कविता रूपी जो फल लगने लगे हैं वे अलौकिक रस से युक्त थे। ठीक है, अलौकिक, अलौकिक क्यों कहा है? लौकिक मतलब सांसारिक, अलौकिक मतलब इस संसार से परे। जैसे कि हमने अमृत की बात की, मतलब ये जो अमृत वगैरह है ये इस संसार से, इस संसार के परे की बात है। इस संसार में ऐसा संभव नहीं है अमृत वगैरह। ठीक है, तो ऐसे अलौकिक, वो जो आनंद मिलता है वो अलौकिक होता है। ऐसा आनंद, ऐसा लगा हम तो स्वर्ग में ही हैं बस। ठीक है, अलौकिक रस से युक्त होना कविता का एक विशिष्ट गुण है। कवि कविता रूपी फलों से अमृत धाराओं के फूटने की बात कहकर उसके मिलने वाले आत्मिक संतोष एवं चेतना की ओर संकेत करता है। वह आगे कहता है कि इस प्रकार जो फसल उसने उपजाई है उसने अनंत को पा लिया है। कवि आगे कहता है कि उसकी यह सृजनात्मकता काव्य पूंजी के व्यय से कम नहीं होती। मतलब जितना जितना वो इसको खर्च करता है एक कवि, ऐसा नहीं है कि एक बार कविता लिख ली तो बस उसको फिर दिमाग में कोई टॉपिक नहीं आएगा। जैसे जैसे एक 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 करके कविता लिखता रहेगा उसके पास और विचार आते रहेंगे। तो काव्य पूंजी कभी भी खत्म नहीं होती उसके पास। जैसे हम कहते हैं ना, विद्या कभी भी खर्चने से कभी भी खत्म नहीं होती है, उल्टा खर्च करने से और ज़्यादा बढ़ती है। उसी प्रकार एक कवि के पास जो काव्य पूंजी होती है, काव्य रूपी जो धन है उसके पास, वो जितना उसको खर्च करेगा उतना उसके पास वो पूंजी और ज़्यादा आएगी। ठीक है, बल्कि और ही बढ़ती जाती है। अर्थात लोगों द्वारा अपनाए जाने, प्रचारित प्रसारित होने से वह काव्य और भी अधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली होती जाती है। यही कविता और साहित्य की अनंतता है और उसकी विशिष्टता भी है। अंत में कवि अपने कागज के पन्ने रूपी खेत को रस के अक्षय पात्र की संज्ञा देते हुए कहता है कि मेरा यह कागज का पन्ना रूपी खेत कृति और कविता रूपी फसल एवं फल को निरंतर उपजाते रहने वाला है। यह ठीक उस अक्षय पात्र की भांति है जिसमें पका गया भोजन कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में इसमें कवि कर्म की निरंतरता और सततता की बात कही गई है। तो आइए इस तीसरे अवतरण की व्याख्या एक बार सरल शब्दों में करते हैं। झूमने लगे फल, तो इससे पहले कवि ने या किसान ने क्या किया था? बीज बोए थे, खाद डाला था, अंकुर फूट चुके हैं। उसके बाद अब पहले तो वो अंकुर फूटे थे, अब उसके ऊपर फल लगने लगे हैं। पहले फूल लगे थे, अब फल लगने लगे हैं। झूमने लगे फल, अब वो अंकुर जो है बड़े हो गए हैं, फल लगने लगे हैं उसके ऊपर। ठीक है, पहले फूल आता है बाद में फल लगता है। तो झूमने लगे फल, चारों तरफ अगर हम पन्ने की बात करें, चारों तरफ शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, पहरे ही पहरे। ठीक है, वो झूमने लगते हैं। और दूसरी तरफ किसान की बात करें तो उसकी फसल के ऊपर फल लगने लगता है, उसका रिजल्ट अब आने लगा है। रस अलौकिक, और अपनी फसल को देखने के बाद जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है एक किसान को अपनी फसल को देखने के बाद, उस पर जो फल लग चुके हैं उसको देखने के बाद उसके जो मज़ा मिलता है, जो आनंद आता है, वो अलौकिक है। ऐसा लगता है इस संसार से परे है ये आनंद, इस संसार में समा नहीं पाएगा। इस संसार से परे का आनंद है, मतलब हम स्वर्ग की बात हम कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वो तो स्वर्ग में आ गया है। उसी प्रकार एक कवि को अपनी कविता को रचकर, एक अपनी कृति को रचकर जो आनंद मिलता है
उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। उसको कितनी खुशी मिलती है कि मैंने अपने अपने विचार को एक कृति का, एक काव्य का, एक कविता का रूप मैंने दे डाला है। तो उन दोनों को जो आनंद मिलता है, कवि को अपनी कविता लिखने में और एक किसान को अपनी फसल को देखकर जो आनंद मिलता है, वो अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है। ठीक है। अमृत धाराएं फूटती, अमृत धाराएं, वही अमृत धारा, अमृत मतलब जीवनदायिनी धाराएं। तो ऐसा लगने लगा एक कवि को भी और एक किसान को भी, मतलब वो तो जी गए हैं, अमृत मिल चुका है उनको। अमृत धाराएं उसके मन से फूटने लगती हैं, खुशी के मारे फूला नहीं समाता। एक किसान अपनी हरियाली को देखकर, अपनी फसल को देखकर, चारों तरफ हरियाली हरियाली, उसकी फसल लहरा रही है। उसी प्रकार एक कवि अपनी कविता को देखकर उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर से ऐसे अमृत धाराएं फूट रही हैं। खुशी के मारे वो झूम रहा है। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। तो क्या करता है, रोपाई किस चीज़ की थी उन्होंने, रोपाई मतलब बोना। कवि ने किस चीज़ की रोपाई की थी, समय की, क्षण की रोपाई की थी। और जब, ठीक है, पर इसकी बात करते हैं। एक कवि ने किस चीज़ की रोपाई की थी, क्षण की, और एक किसान ने किस चीज़ की रोपाई की थी, एक बीज की। ठीक है। तो रोपाई तो क्षण की थी भाई, मैं कुछ थोड़ा सा समय लगाया था उसने तो। ठीक है। खेती ये तो नहीं कि पूरे का पूरा साल ही करते रहे। ठीक है। तो कुछ समय के लिए उसको बो के, खाद खुद डाल के उसके बस केयर करनी होती है थोड़ा बहुत। ठीक है। कुछ महीने केयर की जाती है, उसके बाद फिर उसके एज ए परिणाम के रूप में फिर फसल मिलती है। ऐसे ही कभी कभी ये तो नहीं लिखता रहता सालों साल लिखता ही रहता है, बस लिखता ही रहता है। मतलब हाँ, कुछ घंटे लगाने पड़ते हैं, कुछ दिन, कुछ महीने एक चीज़ के ऊपर, एक कृति के ऊपर लगाने पड़ते हैं। ठीक है। तो रोपाई तो क्षण की, भाई थोड़ा सा समय तो लगाना पड़ता है इसके ऊपर। तो कटाई अनंतता की, और कटाई के रूप में जब उसको काटते हैं वो अनंतता की है, वो अनंत है। ठीक है। अनंत मतलब थोड़े से बीज में से कितने सारे फिर फसल निकल आई है। ठीक है। और ऐसे ही कवि ने एक विषय सोचा था। ठीक है। और उसका कवि ने एक विषय सोचा, एक कविता लिख डाली, और उसके बाद उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, प्रकाशन हुआ, कहीं पे छपी, वो कितने सारे पाठकों ने पढ़ी। तो पढ़ने से वो कभी भी वो कम नहीं होती है वो चीज़, उल्टा और ज़्यादा बढ़ती है। उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, लेखक की, कवि की वो प्रसिद्धि बढ़ी है। तो कटाई अनंतता की, एक बार बोने के बाद जो फिर वो उसको सालों सालों तक उसको वो प्रसिद्धि मिलती रहती है, शोहरत कमाता है फिर एक कवि अपनी कविता लिखकर। अब इन्हीं की बात कर लेते हैं, उमा शंकर जोशी की। उन्होंने ये कविता ना जाने कब लिखी होगी, किस सन में लिखी होगी, तब की लिखी हुई। कितने सारे पाठकों ने ये पढ़ी, इसके अंदर जो संदेश निहित है हमने उसके अंदर पढ़ा, हमने उसका आनंद लिया, और आगे भी जब तक ये सिलेबस में रहेगी, हमारे पाठ्यक्रम में रहेगी, हम उसको पढ़ते रहेंगे, हम जो पाठक वर्ग हैं हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है इसको। तो ऐसे ही तो इससे उनकी प्रसिद्धि कम नहीं हो रही है, उल्टा उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है कि मैंने पढ़ ली तो बस ख़त्म वो चीज़ नहीं, उल्टा इसकी जो कि कवि की प्रसिद्धि बढ़ रही है। मैं कहूँगी अरे बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने कविता, कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरे किस तरह किसान की तुलना कवि से की है, किस तरह एक पन्ने की तुलना खेत से की है। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा विचार है। तो इस तरीके से तो ठीक है। तो कटाई अनंतता की, युगों युगों तक फिर वो जो कवि है शोहरत कमाता है अपनी कविता के माध्यम से। लूटते रहने से ज़रा भी कम नहीं होती, मतलब उसको जितना वो कवि लुटाता है, जितना ज़्यादा उसको प्रसारित करता है, जितना उसका प्रचार प्रसार करता है अपनी कविता का, उससे कभी भी कम नहीं होती है वो चीज़, उल्टा और ज़्यादा उसको शोहरत प्रसिद्धि मिलती है, उसका नाम होता है। ठीक है। उतने ही पाठक उसको पढ़ते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और उधर से किसान भी एक बार फसल काट ली तो क्या उस धरती पे दोबारा फसल नहीं बोई जा सकती। एक ही ज़मीन पर साल में दो दो बार अलग अलग तरह की, इस बार ज्वार बोई है, अगली बार धान बोएंगे, अगली बार गेहूँ बो देंगे, एक बार दालें बो देंगे, एक बार बागवानी कर लेंगे उसके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक बार बस बोली काट ली तो नहीं, दोबारा से उसके ऊपर फसल उगाई जा सकती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, अक्षय पात्र, अक्षय जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कभी नष्ट ना हो। तो एक पन्ना एक ऐसा अक्षय पात्र होता है। पात्र मतलब बर्तन। देखो भाई, जो उन्होंने पुलाव पकाए हैं, आप कहेंगे पुलाव कहाँ से आ गया बीच में, ये जो पुलाव है, ये कविता रूपी जो पुलाव पकाया गया है उस पन्ने के ऊपर, तो जो बर्तन है, वो जो पन्ना है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। एक पन्ना, दूसरा पन्ना, एक कॉपी भर जाएगी, एक डायरी भर जाएगी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, हजारों, ठीक है, आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। वो एक ऐसा पात्र है
बर्तन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। चलो अगर मैं पेंसिल से लिख लूँ, चलो मैं मान लिया मेरे पास एक ही पन्ना है, मैंने उसे पेंसिल से ऊपर कोई कविता लिख ली, फिर मैं उसको मिटो के मैं उसके ऊपर उसी उसी पन्ने के ऊपर उसी बर्तन के ऊपर मैं दूसरी कविता लिख सकती हूँ। ठीक है, उसको मिटो कर मैं तीसरी कविता लिख सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास अगर ज़्यादा धन का अभाव है तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ। तो एक ऐसा पात्र है पन्ना, एक ऐसा अक्षय पात्र है जिस पे कभी भी आप अपनी रचनाएं लिख सकते हैं, जितनी मर्जी बना सकते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा वो चीज़। ठीक है, और एक बार कविता लिख लेने से कभी भी वो जो कवि का जो दिमाग रूपी बर्तन भी कह सकते हो अक्षय पात्र, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे नहीं आज लिख दिया तो कभी सालों साल दूसरा विषय ही नहीं आएगा उसके दिमाग में, वो तो पुलाव पकता रहेगा उसके दिमाग में, लिखता रहेगा वो तो जब भी उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार आएगा। ऐसे अगर किसान के खेत की बात करते हैं, वो एक ऐसा पात्र है अक्षय पात्र जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, एक फसल उगा ली तो दूसरी बार कुछ समय के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, मतलब हर साल उगाता रहेगा, हर साल उसको एक फसल के रूप में उसका परिणाम मिलता रहेगा। तो इस प्रकार रस रस मिलता है इन चीज़ों से, यानी कि खेत से पन्ने के ऊपर जो कविताएं लिखने, खेत के ऊपर जो फसल उगाई है और पन्ने के ऊपर जो कविताएं लिखी हैं, उनसे रस मिलता है और ये पात्र कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला पात्र है। ठीक है, तो छोटा मेरा खेत चौकोना। तो आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंत तागे। लौटते रहने से ज़रा ज में देखिए नुक्ता लगा हुआ है, तो यहाँ पर रहेगा आपका ये उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, या आप इसको विदेशज शब्द भी कह सकते हैं। कविता की भाषा सहज बोधगम्य लेकिन विचार प्रधान है। इसके अलावा काव्य पूंजी को लूटने से बढ़ने वाली बताकर कवि ने साहित्य के महत्व का प्रतिपादन किया है। ठीक है, इसके अलावा भाषा में संगीतात्मकता विद्यमान है। दृश्य बिंब शैली भी आप कह सकते हो। ठीक है, दृश्य बिंब शैली या फिर चित्रात्मक शैली भी आप कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी श्रोताओं को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।